गुड इवनिंग। इससे पहले वाले क्लास में कहां तक समझाए थे? अफगानिस्तान तक समझा दिए थे। अफगानिस्तान बताना था। पाकिस्तान समझाए थे। कितने लोग को समझ में आ गया? उसको समझना बड़ी मुश्किल है। इस पे नहीं बैठा करो लो। इस पे मार हो देगा, कभी करंट वरेंट तो दिक्कत हो जाएगा। खैर आज बैठ गया तो चलो, सीढ़ी पे नहीं बैठा करो। लड़की सबको डिस्टर्ब होता है। मास्क लगाओ चाहे बोरा पहन लो, उससे मतलब नहीं है। लड़की सबको डिस्टर्ब होने लगता है ना। आगे नहीं बैठना, ठीक है? सब लोग देखो भैया, सब लोग गुड इवनिंग। सार्क देश बता रहे थे, श्रीलंका बता दिए थे, मालदीव बता दिए थे, पाकिस्तान भी बता दिए थे। अब बचा था क्या? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भाई साहब पूरी तरह से पहाड़ का एरिया है। पूरी तरफ से अफगानिस्तान कैसा जगह है? पहाड़। इसकी सीमा भारत से लगती थी, बट एक्चुअली इतना पीओके ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो अफगानिस्तान की यह सीमा जो लगती थी, अब वो नहीं लगती है वास्तविक रूप से। इसलिए हमें अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक जाने का रास्ता बंद हो गया। अब हम लोग नहीं जा सकते बिना ईरान के हेल्प के। ईरान का यहाँ कौन सा बंदरगाह है? चाबहार। चाबहार से हम लोग रेलवे लाइन बिछा के अब कहीं पे भी जा सकते हैं। तो हम लोग को अफगानिस्तान तक प्रवेश करने के लिए अब ईरान के कौन से बंदरगाह पर आश्रित रहना है? चाबहार बंदरगाह पर आश्रित रहना है। अब पाकिस्तान तो कल दिखाए थे आप लोग को, पेज नंबर कितने पर था पाकिस्तान? हाँ, वो बड़ा वाला नक्शा में 57। 57 पे पाकिस्तान पहुंचिए, जहां तक कल बताए थे आपको। पहुंचिए पाकिस्तान जहां तक कल बताए थे। बताए थे ना कल। ये नीचे वाला पहाड़ बता सकते हैं पाकिस्तान में? कल जो बताए थे उसके आगे तो आप बता ही सकते हैं ना, कल तो पढ़ाई दिए थे। बताइए तो ये पर्वत श्रेणी कौन सी होगी? हाँ, मकरान। ये खीरथर। ये वाला, ये पर्वत हिंदुकुश है। कौन सा पर्वत है? हिंदुकुश। हिंदुकुश पर्वत किन दो देशों के सीमा पर है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन दो देशों के सीमा पर आता है आपका ये हिंदुकुश पर्वत। आगे बढ़ जाते हैं। ये इसके बगल वाला राज्य, ये देश कौन सा आ गया? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है या नहीं? वर्तमान में नहीं लगती है। कब्जा किसने कर लिया? हालांकि अगर आप देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर है भारत का, यहीं से ये अफगानिस्तान जाता था। ये अफगानिस्तान हो गया। यहाँ पहले अफगानिस्तान किसका हिस्सा था? भारत का। ये पूरा चंद्रगुप्त मौर्य को ये दहेज में मिला था अफगानिस्तान। चंद्रगुप्त मौर्य के दहेज में क्या मिला था? अफगानिस्तान। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो भैया अब आगे पढ़ते हैं हम लोग अफगानिस्तान के बारे में। इस्लामाबाद आप देखिए तो पाकिस्तान के नक्शा में फटाफट कल पढ़ा दिए इस्लामाबाद। जल्दी देखो भैया, मिल गया। इस्लामाबाद के बगल में देखेंगे पेशावर, पाकिस्तान का पेशावर बगल में देखिए, मिल गया पेशावर। अफगानिस्तान नहीं मिला पेशावर, कल ही रंगवाए थे आप लोग को पेशावर। किसी को दिक्कत? ये जगह हो गया कौन सा? पेशावर। पेशावर के बाद तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान इधर के बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद एरिया आ जाएगा अफगानिस्तान का काबुल। देखिए
हिल जाइए इधर हिंदुकुश पर्वत को, मिलेगा आपको काबुल। नहीं मिला काबुल? हिल जाएंगे तो क्या मिलेगा? काबुल। लाओ नक्शा देखें, या इस साइड में जस्ट मिलेगा आपका कौन सा जगह? काबुल। मिल गया। बस थोड़ा सा हिले तो क्या मिल गया? काबुल। काबुल मिल गया। हेरात वगैरह में मिलेगा काबुल। मिल गया। ये जगह कौन सा है? काबुल। काबुल के पास बड़े अक्षर में पढ़िए, क्या लिखा होगा? अफगानिस्तान। बड़े अक्षर में लिखा है अफगानिस्तान। लिखा है कि नहीं लिखा है? अफगानिस्तान। पूरी तरह से पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? अफगानिस्तान। किसी को दिक्कत? अफगानिस्तान। ज्यादा बेचैन होता है कि ब्लॉक के मार दो। एक दो हम रिश्तेदारों को मार दिए हैं। समझे में नहीं आता है, क्लास ले रहे होंगे कि क्या कर रहे होंगे, वही में लगाओ फोन, यहाँ मार दिए ब्लैक, शांति हो जाएगा। चलो देखो ध्यान से, लोगों के पास ना आजकल बुद्धि खत्म है। देख रहा है कि फोन कट कर रहे हैं, मतलब उठाने के पोजीशन में नहीं है, मैं लगेबे करो यहाँ पे, जो सोच रहा ना शांति से पढ़ लो। इमरजेंसी होगा तो हम, पढ़ाई से ढेर इमरजेंसी है कुछ। यह जगह कौन सा हुआ? काबुल। ये बोलिए तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंतिम अक्षर के ठीक ऊपर देखिएगा बामियान लिखा होगा, बड़े अक्षरों में बामियान लिखा है। अफगानिस्तान के अंतिम अक्षर के ऊपर बामियान। बामियान वही होता है बामियान। दो गो होगा, देखिए एगो बड़ा बामियान, एगो छोटा बामियान। ये इनके बेवकूफी को दर्शाता है। मिल गया दो गो। बड़ा बामियान राज्य, छोटा बामियान उसकी राजधानी। बड़े अक्षर में लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि बोक है सब ससुरा सब वहां पे। बड़े अक्षर में क्या है? राज्य। जैसे देखिए कैसे, जैसे ये बिहार है, ये बिहार, ठीक है, और यहां पर पटना है, तो अफगानिस्तान में कैसे लिखा रहता? इस तरह से बिहार ऐसे दिखता है, इस टाइप का। पटना नहीं छोटा बिहार लिख देता है इसको, इसीलिए आपको वहां कंफ्यूजन हो जाएगा। राज्य और राजधानी दो ठो, हर जगह दो दो ठो मिलेंगे सब, एक बड़ा एक ठो छोटा। यहाँ पे कौन सा जगह है? बामियान। महात्मा बुद्ध की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कहां पे थी? बामियान में। बामियान में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची इमारत थी, जिसको तालिबान के आतंकवादियों ने बम से क्या कर दिया? उड़ा दिया। उड़ा दिया, यहाँ पर बम मार के उड़ा दिया। यहाँ पर यह हो गया खत्म कहानी। अभी इसको फिर से बनाया जा रहा है। यह महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी दुनिया में, पहाड़ काट के बनाया गया था, मारा सा बम लगा के उड़ा दिया सब। यहाँ पर कहा कि इधर भगवान क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मार दिया सब। बोक है सब ससुरंत को, छोड़िए इन सबको, मरने दीजिए। वहां पर जहां जाएगा सब गाली सुनता है सही सब। पोलियो का दवाई नहीं पीता है सब वहां पे। क्या कहता है सब पता है? कि दो बूंद पिएगा तो इसका दुइये को बच्चा होगा। इन सालों की सोच देखिए। पोलियो किसे पिलाया जाता है? जो 4 साल 5 साल का बच्चा है। एक इंसान का परम कर्तव्य होना चाहिए उस बच्चे की परवरिश के बारे में सोचे, शिक्षा के बारे में सोचे, इसका नहीं सोचता। ये बड़ा होकर कितना बच्चा पैदा करेगा ये सोचता है कि 2 बूंद पिलाएंगे तो दुइये को बच्चा होगा। अरे यार उन सबको 1 कटोरा पिलाओ, दिन रात बच्चे पैदा करते रहेगा, धड़ाधड़ धड़ाधड़। ससुरा सर पत्नी को मशीन बना दिया है सर, उतना फोटोकॉपी मशीन काम नहीं करता है इसमें। चलो यार ध्यान दो इधर, यहाँ कौन जगह भैया? बामियान। अरे उस पत्नियों वही होती है सोना, ओकरा मना करना चाहिए भाई, हम मर जाएंगे यहाँ ना, ओकरा ना। अरे बहुत रिस्क होता है बहुआ। एक महिला जब बच्चे को जन्म देती है ना, उसका समझिए कि नया जीवन है। आज भी इतना आधुनिक मेडिकल होने के बावजूद भी भारत में 9 से 10 एवरेज लिया जाता है, 9 महिलाओं में से 1 की डिलीवरी के टाइम मौत हो जाती है। बहुत रिस्की चीज है वो, ऐसा नहीं है वहां पर। लेकिन ना चलो यहाँ से, यहाँ पे शरीर में शरीर धसल है, एगो इन्ने ले ले, एगो इन्ने ले ले, एगो चल ले, एगो होने वाला है। चलो लड़का रहता है, उन सबका लगता है सीढ़ी है। 2016, 17, 18, 19, 20
21, 22 की तैयारी। ये ऊपर जगह कौन सा मिल गया? बामियान। ये अफगानिस्तान का पहला अक्षर अ के आगे देखिएगा हेरात मिलेगा। क्या मिलेगा? हेरात। क्या मिल गया? हेरात मिल गया। हेरात बड़ा छोटा वो वहां पे बकलोन में मिलेगा ये कौन जगह है? हेरात। पेमियाई नाम था इसका बहुत पहले। एरिया आराकोसिया जेड्रोसिया पेरिस पेमियाई। तो पेमियाई हेरात वगैरह। तो ये जगह कौन सा? हेरात। अफगानिस्तान का ये जगह इकोनॉमिकली रूप से हेरात काफी डेवलप है। आज से नहीं, बहुत पहले से हेरात डेवलप था। हेरात काफी डेवलप है। ये जगह कौन सा लिखा भैया? अफगानिस्तान। तो अफगानिस जो नौ लिखा है ना अफगानिस्तान में, नौ उसे जस्ट नीचे देखिएगा आपको मिलेगा, आपको गजनी मिला। गजनी जहां अफगानिस्तान नौ जहां लिखा है अफगानी जो लिखे न उसे जस्ट नीचे गजनी। कौन जी का है? गजनी। दो को लिखा होगा गजनी। नहीं मिला। सबसे लास्ट अक्षर के नीचे कौन सा लिखा है? गजनी। यहां लिखा है गजनी। यहां का कौन रहने वाला था? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी कहां का रहने वाला था? अफगानिस्तान के गजनी का। ये गुजरात का कौन सा मंदिर लूट गया? सोमनाथ का मंदिर से सोना लूट कर लेकर चला गया था यहाँ पर। यहाँ ये कौन था? महमूद गजनबी। मिल गया महमूद गजनबी। कौन? गजनी। गजनी का रहने वाला था महमूद गजनबी। इसके बगल में देखिएगा गौरी मिलेगा, थोड़ा सा नीचे गौरी। मिल गया? नहीं मिला। चलिए इधर देखिए, नहीं मिला तो मेरी ओर याद देखिए। ये जगह कौन सा है? हेरात। इधर ये तो है भैया आपका बामिया। ये गौरी। इससे नीचे देखेंगे ना, सॉरी गजनी है ये। इससे नीचे देखेंगे यहां मिलेगा आपको कंधार। कौन सा जगह मिला? कंधार। नीचे देखिए जगह मिलेगा के से कंधार। दो ठो मिला कंधार। नहीं मिला तो सब पे दो दो चीज मिलेंगे सर। कंधार मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया कंधार। ला देखे कहा नहीं मिला। देखे लाइव वाले लोग सब लोग देखो भैया, जो अफगानिस्तान जो लिखा है ना इसके बीचों बीच में नीचे में मिलेगा क्यों जा? कंधार। मिल गया कंधार। कंधार में बता सकते हैं भारत का एक हवाई जहाज किडनैप करके कहां लेके गए थे लोग? कंधार। वहीं पे कंधार लेके चला गया। यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे मिला नहीं मिली? चल पकड़ो। यहाँ पर पाकिस्तान के जस्ट ऊपर ये जगह कौन सा है भैया? कंधार। कौन जगह है? कंधार। 1999 में हमारा एक जहाज हाईजैक करके कहां लेके चले गए थे? कंधार में। ये जहाज कहां से ले गया था हाईजैक में? देखिए भैया, जहाज में जब भी बैठिएगा तो आपके हर चीज की जांच होती है। आप मतलब हथियार वगैरह तो नहीं ले गए। तो पाकिस्तान ने अपने कुछ आतंकवादियों को यहां इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हथियार देके कहां चढ़ा दिया? एयरपोर्ट पे खुदे हथियार भेज के कहां भेज दिया? काठमांडू एयरपोर्ट। अब जब वो काठमांडू के कंधार एयरपोर्ट पे उतरे, काठमांडू एयरपोर्ट पे उतरे थे, त्रिभुवन एयरपोर्ट, तो वहां से उन्होंने एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठ गए। अब वहां दोबारा जांच नहीं होता है क्योंकि उन लोग ये मान लेते हैं कि भैया यहाँ के एयरपोर्ट से घुस के आया है तो यहाँ तो जांच हो ही गया है ऑलरेडी, अब बस इसको फ्लाइट चेंज करना है तो जांच क्यों कराया जाएगा? जबकि ये लोग क्या किए थे? हथियार देके भेजे थे। और यहां से एयर इंडिया के IC-814 नामक जहाज में ये लोग बैठ गए। और ये बैठ गए और जैसे उड़ान भरी तो हथियार निकाल के टांग दिया। कहा कि जब जहाज को लैंड करा, चलो कहां लेके चलो? लाहौर लेके चलो। कहां लेके चलो? लाहौर। तो पायलट बहुत ही समझदार था, कहा कि लाहौर ले जाने का कोई इतना फ्यूल नहीं है। उनको समझाया भी कि भाई देखो जहाज है, इसमें उतने फ्यूल दिया जाता है जहां तक जाना है और फिर इमरजेंसी लैंडिंग का फ्यूल होता है। हम दिल्ली उतार सकते हैं तो कहा कि दिल्ली तो उतारने ना देंगे, तो आतंकवादी का दिल्ली ना उतारने देंगे। तो उसको कहां उतारा गया? अमृतसर। जबकि वो चाहता तो लाहौर उतार देता, लेकिन कहां उतरवाया? अमृतसर। और अमृतसर जब उतार दिया गया तो भारत के पलरे में गेंद था, भारत को जो चाहे कर सकता था। लेकिन वहां भारत ने बड़ी बहुत गलती कर दी, भूल कर दी वहां भारत में। जब वो अमृतसर उतरा तो पायलट कह रहा था हमारे पास थोड़ा भी फ्यूल नहीं है, आई हैव नो फ्यूल, नो फ्यूल। अरे यार ससुरा, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी थी अमृतसर एयरपोर्ट की, उसको लगा कि जब इसके पास फ्यूल नहीं है तो उड़ेगा कैसे। वो लोग फ्यूल भरने में 1 घंटा लगा दिए। उन लोग को ये दिमाग नहीं काम किया कि अगर कनपट्टी पे बंदूक रखल है, क्या कहेगा? अरे तेल बचल है, झूठे बोल रहे हैं, फ्यूल है, क्या कहेगा? कभी बोलेगा ना। लेकिन ये लोग को नहीं, अब वो घुसिया गया, सब भाग गया, सब ऐसा कहा कि गोली मार, सोचा तो तेल है चाहे नहीं, उड़ाना तो तोरा गोली मार देंगे। आप कहा नहीं उड़ाएंगे। यहाँ पे IC-814 विमान था वहां पर, देखिए
नाम जहाज का, एयर इंडिया के जहाज का कोड नाम था IC-814। क्या हो रहा है जिसको, ये जब फ्लाइट बुक करने के लिए नहीं कर रहे हम यहाँ, इसको बस यहाँ लैंड कराया गया जब एयर इंडिया के जहाज को, तो सबसे बड़ा गलती तो हम लोगों ने कहाँ कर दिया भैया, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे ही कर दिया। वहां पर अमृतसर उतारा था कि चंडीगढ़ उतारा था जी, ध्यान नहीं है हमको, बट इंडिया में उतारा था। अमृतसर एयरपोर्ट थी, कहाँ गया होगा ये। यहां देखो भाई, जब इन लोगों ने एयरपोर्ट पे उतार दिया इसको, तो यहां पर भारत के पास एक चांस था किस चीज का, कि इस पे कुछ कर सकते, बट यहां पे गलती किया गया, इन लोग को लगा कि जो एयरपोर्ट जो पायलट ने लैंड कराया है इसके पास फ्यूल नहीं है, जबकि पायलट समझदार था, वो झूठ बोल के किया था, और उसके बाद से जहाज को उड़ा के ले गया उतने फ्यूल में और लाहौर उतरवाया। और पायलट सबको इतना प्रेशर था, आतंकवादी सबका रसूखा एयरपोर्ट दिख रहा, उतार 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 ससुरा। अब पायलट कभी लाहौर गया नहीं था, उतारने गया तो उसे देख रहा सोचा सड़क है, क्योंकि रात के समय पे एयरपोर्ट पे उतारने का एक के रास्ता होता है, लाइट जलाई गई रहती, और हाईवे पे भी सीधे लाइट जल रहा होता। उतारने गया, कहा गए तो ये सड़क है उतार देंगे, वापस फिर उतारा उसको लाहौर एयरपोर्ट पे। लाहौर वाला तो पहले से मिला था सब, उसने कहा कि रे बाला कहीं के हिया काय लेके चला है, हम लोग तो खुदे पहुंच जाएंगे। तो आतंकवादी कहा सके तेल खत्म भाई, लेगा तेल भरिए अगर हम दुबई लेके जाएंगे यहाँ पर, तो तेल भरवाया गया यहाँ पर। पहले वो लोग तेल कहाँ भरे लोग, लाहौर एयरपोर्ट पे, और लाहौर एयरपोर्ट के बाद इनको जाना था कहां पर, कंधार। तो रात हो गया। पायलट इतना होशियार था कि चंडीगढ़ में ही पूरा टाइम खराब कर दिया था, अमृतसर में। और सोचिए अफगानिस्तान कितना पीछे है कि वहां रात में जहाज उतारने की सुविधा नहीं है, जबकि हाई पावर का टॉर्च भी रहेगा ना तो आप उतरवा सकते हैं। वहां पर लाइटिंग ही तो जरूरत रहती है, बाकी कौन सा चीज रहता है, एयरपोर्ट वहां तो वही रहता। तो यहाँ रात में जहाज नहीं उतर सकती है, तो इनका पूरा प्लान चौपट हो गया। अब क्या करें, लाहौर उतारना नहीं था, अमृतसर उतारना नहीं था, जहाज को सीधे ले आना था दुबई, तो ये कंधार ले आना था। तब यहां से कहां लेके गए लोग, दुबई। दुबई में यहाँ पर अब भारत सरकार करिए कि हमको कमांडो कार्रवाई की अनुमति दीजिए, तो दुबई सरकार करिए कि आपके यहाँ उतरल था तो सुतल थे, हम नहीं दे सकते। और कोई क्यों देगा, रियली बात बताइए। अमेरिका का जहाज हाईजेक होगा तो मुंबई में, तो हम लोग क्या कहेंगे, कमांडो कार्रवाई कीजिए, हमको क्या जरूरत है दूसरे की लड़ाई में पड़ने का। आपका हाईजेक हुआ, आप समझिए। यहाँ पर भारत ने यहाँ पे सबसे बड़ी गलती की थी, जिस वक्त ये रुका था जहाज ना, तो ऐसे सिचुएशन में भारत सरकार को भी हम एक सलाह यही देना चाहेंगे, हर जहाज में एक इमरजेंसी मतलब स्मॉग होना चाहिए। जिस तरह से आग लगता है तो ऑटोमेटिक कैसे पानी निकलने लगता है, वैसे ऑटोमेटिक एक तो ऐसा सिस्टम रहना चाहिए कि उसमें बेहोशी की दवा निकलने लगे, गैस निकलने के बेहोशी के चक्कर में। पायलट आराम से दाब दे, उतारने के बाद अपनों बेहोश हो जाए, हाईजेक वाला भी बेहोश हो जाए, सब बेहोश जहाज में 2 घंटा। कमांडो आएंगे, सब खोल खाल के लेके चल जाएंगे। ये सुविधा हर जहाज में होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप बताइए मित्र, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये बंगाल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ? आगे कौन इलेक्शन होने वाला, तमिलनाडु में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। हर जहाज में सुविधा होना चाहिए। हाईजेक का झमेले खत्म, अंदर बेहोश, पायलट बटन दाब देगा, काम खत्म, हम भी बेहोश, तुम भी बेहोश, काम खत्म, सब बेहोश। और सिस्टम बना देना चाहिए कि जैसे वो इंजेक्शन मतलब बेहोश का दवा वाला बटन दबाए, तुरंत अपने एयरपोर्ट के पास वो मैसेज चला जाए। वो बटन दाबने में 2 काम हो, मैसेज चला जाए हाईजेक का, दूसरा यहाँ से गैस निकल जाए, अंदर सब बेहोश, उठाएंगे से इंडियन आर्मी के कमांडो, चलिए अब्दुल भाई चलिए। संधि पीछे पड़े होंगे ना, कुछ संधि ऐसी होती हैं समास वगैरह में, एक ही चीज के 2 अर्थ होते हैं, सुने कि नहीं, ऐसे समास होते हैं सब, द्वंद्व समास बोलते हैं ना, द्वंद्व समास, एक ही चीज के 2 अर्थ होते हैं, उसी को ना बोलते हैं जी। तो उसमें होता है ना, एक तो सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया, द्वंद्व समास में। अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया, सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। इसको कहते हैं द्वंद्व समास, एक ही शब्द के 2 नहीं है। अच्छा वो वाला द्वंद्व टाइप का, एक ही शब्द, ये तो नहीं, बहुब्रीही हो जाता है इसे।
तो ये जहाज में ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। होना चाहिए। सबसे पहले कहां से होना चाहिए? बंगाल से होना चाहिए। चलो, उसके बावजूद देखो हम लोग ने कहां गलती किया। जिस वक्त ये जहाज लैंड किया था 2 घंटा हमारे पास था। भाई साहब, यहां पे ये जो इतनी खिड़कियां दिख रही हैं, इस खिड़कियों से भी अगर हम लोग लॉन्च कर देते, ग्रेनेड लॉन्चर समझते हैं, बम लॉन्च किया जाता है, उसमें हम लोग अगर जो आंसू गैस का गोला होता है उसमें अगर बेहोश करने वाला वो डाल के अगर छोड़ देते इसमें, तो कितने लोग इसमें बेहोश हुए रहते, उठा के तो ले आ सकते थे, टायर भड़का सकते थे। ससुराल लेके भाग गया, और भागने के बाद दिक्कत नहीं है, भागने के बाद उसने 4 खूंखार आतंकवादियों को छुड़वा लिया हमारे तिहाड़ जेल से। उस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, छुड़वा लिया, और हमारे मंत्री जी लोग लेके गए थे अपने यहां से उन आतंकवादियों को। कहां पर? अफगानिस्तान में। यहां से दिल्ली से उड़ान भरे थे अफगानिस्तान के कंधार में, कहते कि लीजिए ये आतंकवादियों को लीजिए, हमारे लोगों को छोड़िए। इस बीच उन्होंने एक आदमी की हत्या भी कर दिया था वहां पर। वो लोग नेपाल से छुट्टी बना के आ रहे थे, और उस 4 आतंकवादी में से 3 ठो मर गए। एक अभी भी बचा है जिसका नाम है मौलाना मसूद अजहर, जिसे हम लोग एड़ी चोटी लगा दिए हैं आतंकवादी की श्रेणी में घोषित करने के लिए, और चाइना उस पर इंटरनेशनल में बीटो लगा देता है। हम लोग देख रहे हैं, आतंकवादी जब पकड़ाता है तो हम लोगों को सुग्गा की तरफ पोसते हैं, बोलो मिठू सचुराते ने, अरे टपका के काम खत्म कीजिए, ना हाईजेक रहेगा ना कुछ झमेला। और जब हम लोग ने उसको दिया भी तो किस तरह से उसको आराम से दुल्हा की तरह दे दिया, लो 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 लो। अरे भाई साहब, एक बार कम से कम हमरा से फोन करके पूछते, उसको चुपचाप एगो इंजेक्शन लगाते, एगो HIV का, चलिए ताकत का इंजेक्शन लीजिए जाइए, वहां काम खत्म, कहानी नहीं समझ में आया। हाँ दे यार, दुनिया में अगर आपने छल कपट नहीं सीखा तो क्या सीखा? इस देश के लिए ससुरा कुछ करना पड़े, मानवता की हद लांगनी पड़े तो लांग दीजिएगा। देश रहना चाहिए, बाकी कुछ रहे चाहे ना रहे। क्योंकि देखिए, जब बात आ रही थी ना महाभारत में, जब बात महाभारत में आ रही थी ना, तो दुनिया में उतना छल कपट हुआ ही नहीं होगा जितना महाभारत में हुआ है, लेकिन केवल और केवल सत्य को जिताने के लिए हुआ है। तो जब बात सत्य की आती है ना, तो सब भूल जाइए आप मानव है या राक्षस है, सारी हदें लांग जाइए, सत्य की जीत होनी चाहिए। आज भी वो आतंकवादी खुलेआम घूम रहा है, उन लोग को छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। असल में उस समय हम लाइव नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अभी अगर भगवान न करे ऐसा नौबत आए, लेकिन आएगा तो आदमी खान सर खड़ा रहे। लेकिन समाज में देखिए इस सब सोच का भी डिफरेंस है। इजराइल का ऐसे ही, ये लोग वैसे आतंकवादियों का मन बढ़ गया था। इजराइल के ना सैनिकों ने यहाँ पे, इन लोगों ने क्या किया, इजराइल को किडनैप कर दिया। इजराइल के जहाज को किडनैप करके युगांडा लेके चले गए। कहां लेके चल गए? युगांडा। कहा कि हमारे आतंकवादियों को वापस करो। इजराइल ने कहा रुक तोरा बताते हैं। 3 जहाज भर के आया सब, युगांडा में मार और के 900 का एयरपोर्टों में ध्वस्त करके अपने लोगों को लेके चल गया सर। कहा से वापस करो यहाँ मार के चल दिया सर यहाँ। तो हम लोग के लिए बड़ी खतरनाक जगह था कंधार। समझ में आ गया आप लोग को? अब कंधार किसी को कोई दिक्कत नहीं। कंधार में भारतीय जहाज IC-814 को हाईजेक करके लेके गए थे। अभी अफगानिस्तान से हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। अफगानिस्तान जो है अफीम के लिए प्रसिद्ध है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये तीनों देश किसके लिए है? अफीम के लिए। किसके लिए भैया? अफीम के लिए। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। अब आते हैं नेपाल में। अफगानिस्तान में बाकी कुछ है ये नहीं, पूरा पहाड़ है। वहां आज भी लोग पुराने जमाने में रहते हैं, आदिवासी टाइप के लोग रहते हैं, कबीले वाइज में रहते करते हैं। समझ आ गया कि नहीं? नेता लोग जाते पढ़ा लिखा नहीं होता है, बात तो सही है। हम तो ऐसा नेता को जानते हैं जो ना को हम अपने स्टाफ ना रखेंगे चलो ध्यान देखो, इधर नेपाल है, इस साइड में कौन जगह है? नेपाल। अफगानिस्तान। अब वापस आ जाइए किस पे? नेपाल पर। नेपाल 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? भारत से। नेपाल 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? 3 ओर से ये घिर गया है भारत से। नेपाल खोलिए नक्शा। कहां है नेपाल? मिल गया। जहां श्रीलंका का बड़ा नक्शा देखे होंगे वहीं पे क्या होगा? नेपाल। पेज नंबर कितना पे? 56 पे देखिए, गोल्डन ट्रायंगल। वही तीनों जो देश है सब अफीम के लिए फेमस है सब। अफीम क्या होता है? अफीम एक नशा होता है बाबू, पाउडर की तरह होता है, नशा होता है, ड्रग्स की तरह। अफीम खाइए मस्त हो जाइए। समझ आ गया? नशा होता है। भारत सरकार ने अफीम पर क्या लगा रखा है? रोक, बैन लगा रखा है। जबकि अंग्रेज जब थे सब, तो भारत में जबरदस्ती क्या बुआते थे सब? अफीम। और उस अफीम को कहां बेचते थे सब? चीन में ले जाके। क्योंकि चीन के लोग अफीम खाना पसंद करते थे और लड़ाई हो गया था, ओपियम वार, अफीम युद्ध।
कि हम चीन में बेचेंगे, चीन कहता था कि नहीं बेचने देंगे, वो कहता कैसे नहीं बेचने देगा। अब भारत में अफीम नहीं बेचते थे सर, भारत के लोगों को मार मार अफीम उगवाते थे सर, अफीम नहीं खाने देते थे सर भारत को, कहा था तुम लोग इतना महंगा नशा करेगा, तुम लोग खैनी खाओ। भारत वालों को क्या खिला दिया, खैनी, ऐसे लेके रख दिया खैनिया अफीम वगैरह के लिए। ये रहा अपना नेपाल, ये है कौन सा जगह, नेपाल, नक्शा में दिख रहा है नेपाल। स्टूडेंट एटलस में 51 नंबर पेज पे है, जो भी है 56-51। नेपाल आप लोगों को मिला कि नहीं मिला? नेपाल पूरी तरह पहाड़ी एरिया है, पूरी तरह क्या है, पहाड़। और इस नेपाल में दो चीजें देखिए ध्यान से, इसके नेपाल 3 ओर से तो भारत से ही घिर गया है और 1 ओर से चाइना से घिरा है। नेपाल का ऊपरी हिस्सा ये बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, ये ऊपरी हिस्सा ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, इतना भयानक पहाड़ है कि यहाँ कोई रहता ही नहीं है। नेपाल का जो नीचे का एरिया है जो भारत से सटता है, ये एरिया कम है, बट नेपाल की 70% जनसंख्या किधर रहती है, निचले भाग में, निचले भाग में रहती है। और ओली साहब भारत से ऐंठ रहे हैं, भारत से ही क्या कर रहे हैं, ऐंठ रहे हैं। तो एक बार भारत सरकार ने यहाँ का बॉर्डर बंद कर दिया था, यहाँ से सामानों की सप्लाई रोक दिया। नेपाल में जहाज में पेट्रोल भरने का साधन नहीं था, तो नेपाल सरकार ने अनाउंस किया था जिस जहाज को आना है नेपाल में अपना एक्स्ट्रा गैलन में पेट्रोल लेके आए, कुएं भर के फिर उड़ जाना। हम यहीं से ले जाते थे रक्सौल बॉर्डर से, भारत ने बंद कर दिया वहां पर। बाकी काफी सारा तामझाम होने के बाद भारत ने उस बॉर्डर को खोला था। तो आने वाले वक्त में अगर चाइना इधर से सड़क दे भी देता है ना, तो कुछ खास यूज नहीं होगा बस नेपाल को, क्योंकि नेपाल के लोग उधर रहते ही नहीं, इधर सड़क आके क्या फायदा होगा। जैसे मान के चलिए कोई सामान यहाँ राजस्थान में ले आके थार मरुस्थल में अमेरिका गिरा दे, लीजिए लीजिए, कौन जाएगा उधर मरुस्थल में? आज नहीं इतनी बिहार में गिरा है, सामान छोड़िए ना, ट्रक लूटा जाएगा। बाढ़ में, पटना में बाढ़ आया था, तो हम लोग सोचे थे कुछ सामान बांट दिया जाए गरीब लोगों को, सोचा नाव पे से हम लोग को उतार लिया था सब। ऐसे बांट रहे थे ना बोरा सहित, अरे यार लूटना है तो बोरा लूट के ले जाओ, हमरे उतार लिया, हम गधा तैरने नहीं आता, अरे मर और जाएंगे हम, छोड़ दे हमको, ले जाओ सब ले जाओ यहाँ से नाव और हमको छोड़ दो। सबको तैरने थोड़ी आता है भाई, हमको नहीं आता है, गिर जाते तो गहरा रहता तो हम तो समझ गए रहते उसी टाइम वहां पे, सब लूटने में भी नहीं था, सब हम डूब गए रहते, चिल्लाते रहते बचाओ बचाओ। तो ये एरिया क्या है, ऊंचा है, तो यहाँ चाइना मदद करके भी कुछ खास काम नहीं कर पाएगा। और नीचे वाला भारत है, तो नेपाल की मजबूरी है कि उसे भारत से रिलेशन अच्छे बनाकर रखने हैं। नेपाल में जड़ी बूटियों का उत्पादन ज्यादा होता है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र बहुत ज्यादा है, दवाइयां वगैरह के लिए जो जड़ी बूटी होती है यहाँ होते हैं। ये एकमात्र हिंदू देश था, बाद में इसने क्या कर दिया, कन्वर्जन कर दिया सेकुलर स्टेट में। इसमें सेकुलर स्टेट, देखो भाई साहब, सेकुलर राज्य सबसे बेस्ट होते हैं जो भी विकसित है। और जितना बोक देश है सब ना, बैल एकदम, वो सब देखिएगा किसी न किसी धर्म को लेके पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान इस्लाम धर्म, अफगानिस्तान इस्लाम धर्म, ईरान इस्लाम धर्म, सीरिया इस्लाम धर्म, इराक इस्लाम धर्म, लो का हाल हो गया वहां पर। सेकुलर धर्म में क्या होता है कि हर व्यक्ति को लगता है कि नहीं ये मेरा देश है, इसलिए हर व्यक्ति मेहनत से देश के लिए काम करता है। लेकिन जब आप देश को किसी विशेष धर्म से जोड़ने लगते हैं ना, तो उस धर्म के लोगों का उस पर वर्चस्व लगने लगता है, और जो उस धर्म को नहीं मानते हैं उसका उस देश के प्रति मोह प्रेम थोड़ा सा भंग होने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे आप खुद देखिए, भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं, पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है वहां हिंदुओं के साथ न्याय होता है? नहीं होता। तो वो लोग भी क्या पाकिस्तान के प्रति उतना सोचते होंगे, गरियाता होगा सब यहाँ का नीति संविधान बनाने वाला कैसा है। जबकि यहाँ देखिए, यहाँ सब लोग मिलकर देश को आगे बढ़ाने में लगा है, चाहे जिस लेवल पे हो सके यहाँ पे। तो शुरुआत में ये अपने आप को क्या घोषित किया था, हिंदू राष्ट्र, बाद में इसने क्या घोषित कर दिया, सेकुलर राष्ट्र। इसका जितने बड़े शहर है सब किधर है, निचले भाग में है। किस भाग में है, निचले भाग में। तो निचले भाग में इस साइड में देखेंगे तो आपको मिलेगा जनकपुर, विराटनगर और जनकपुर, नेपाल के निचले भाग में मिल गया। निचले भाग में विराटनगर और जनकपुर, नेपाल का एकमात्र औद्योगिक शहर है विराटनगर, कारखाने वगैरह है सब कहां पर, विराटनगर में। विराटनगर के पास एक नदी मिलेगी, कोसी नदी, मिला, सप्त कोसी लिखा होगा। विराटनगर के पास नदी निकल रही होगी, कौन सी नदी, सप्त कोसी नदी। नेपाल के पास कौन सी नदी है, सप्त कोसी, मिल गया, सप्त कोसी। नेपाल, कोसी को नेपाल में क्या कहते हैं, सप्त कोसी। फिजिकल नक्शा देखिए और ये बताइए, नेपाल चाइना की ओर ज्यादा ऊंचा है कि भारत की ओर?
अगर नेपाल से नदियां निकलेंगी तो चाइना की ओर जाएंगी कि भारत की ओर? और भारत की ओर वो नदियां आएंगी तो तेज गति से आएंगी कि धीमी गति से? हाँ, तेज। साउंड प्रॉब्लम नहीं हो रहा है बहू, बैटरी खत्म हो गया था। नेपाल से नदियां निकलेंगी तेज गति से कि धीमी गति से? अब बिहार मैदानी क्षेत्र है कि पहाड़ी क्षेत्र है? हाँ, मैदानी। यूपी मैदानी, और उतर रही है किस पे? पहाड़ पे से। पहाड़ पे से हड़ाक से इसे नदी उतर रही। अगर पहाड़ पे से ऊपर से उसने 1 डिग्री एंगल चेंज किया, कितना डिग्री? 1 डिग्री, तो बिहार आते आते वो कितना डिग्री चेंज हो जाएगा? बहुत डिग्री चेंज हो जाएगा। जैसे मान के चलिए बंदूक से हम निशाना लगा रहे हैं और यहां से हम 1 डिग्री चेंज किए, तो जब गोली जाएगी तो सोच रहा कई डिग्री चेंज हो जाएगा। अब यही समस्या आती है कि इतनी तेज रफ्तार से ये नदियां उतरती हैं और गलती से भी अगर थोड़ा सा चेंज हुआ तो बिहार पहुंचते पहुंचते दूसरा टोला में चल जाती है। इसलिए कोसी नदी इस बार एक टोला से तो अगली बार वो टोला से जाती है। समझ में गया ना? मान के चलिए इस बार चौधरी टोला से गया तो अगली बार यादव टोला से चल जाएगा। सब लोग को दहा के लेके चल जाएगा। कहां में? सुबेरे खोजेंगे, चाचा ये थे, खटिया बचल है, चाचा कहाँ है? दह गए। तो विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? विश्वासघाती नदी कोसी। क्यों? ऊंचाई से इतनी तेज रफ्तार से उतरती है कि हल्का सा भी डायरेक्शन चेंज करने से तबाही ज्यादा लाती है। विश्वासघाती नदी बोला। जनकपुर में तो सबको पता होगा, यहीं के थे राजा जनक, जिन्होंने सीतामढ़ी से सीता जी को ले गए और अपने यहाँ पे पाले थे। और सीता जी धनुष उठा के साफ घर और साफ कर देती थी शंकर जी का। बहुत दैवीय शक्ति थी उन लोग के पास। तो ये हो गया सीता जी का। ये धार्मिक जगह है सीतामढ़ी के और जनकपुर में। नेपाल के बीचों बीच में देखेंगे काठमांडू। नेपाल के बीचों बीच में काठमांडू। नेपाल के बीचों बीच में काठमांडू मिला। काठमांडू बड़े अक्षर में लिखा होगा, काठमांडू मिल गया। काठमांडू मिला कि नहीं मिला? काठमांडू सब लोग को मिल गया। काठमांडू। काठमांडू का सबसे प्रसिद्ध मंदिर पशुपति मंदिर। कौन सा मंदिर? पशुपति मंदिर। काठमांडू एक टूरिस्ट प्लेस है, न कि इंडस्ट्रियल प्लेस है। वहां पहाड़ बहुत ज्यादा है। वहां की जो दूरी होती है, ऐसे किलोमीटर में नहीं नापता है, ऐसा ऊंचाई में नापता है। ऐसे इतना फीट की दूरी पे है, ऐसे है वैसे। हमेशा वहां बस कभी कभी दुर्घटनाग्रस्त होकर टूरिस्ट में गिर जाती है सर। नेपाल का काठमांडू एयरपोर्ट ठीक ठाक है, बट नेपाल में ही एक लुकला एयरपोर्ट है, बहुत खतरनाक। लुकला एयरपोर्ट डायरेक्ट नीचे लेके जाएगा। तनी सा दिक्कत होगा तो सीधे कहां लेके चल जाएगा? नीचे। तो ये नेपाल हो गया। नेपाल में भी हिमालय पर्वत है। इस नेपाल में हिमालय की कुछ कुछ प्रमुख चोटियां हैं सब। इन चोटियों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे इस साइड में मिलेगा आपको कंचनजंगा, मैकालू और माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा, मैकालू और माउंट एवरेस्ट पूर्वी साइड में मिलेगा। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मैकालू पूर्वी साइड में। तीनों मिल गए सब। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और मैकालू तीनों मिले सब कि नहीं मिले सब? कंचन फाउंडेशन में तो पूरा पढ़ाए हुए हैं। हाँ, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? अभी सब इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये बोलिए, ये कौन सा हो गया भैया? ये इस साइड में कंचनजंगा, मैकालू और माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इस साइड में देखेंगे तो यहां मिलेगा अन्नपूर्णा, धौलागिरी, धौलाधार। अन्नपूर्णा और धौलाधार देखिए तो मिला। पश्चिमी साइड में अन्नपूर्णा और धौलाधार, अन्नपूर्णा और धौलाधार। धौलागिरी, धौलाधार नहीं, धौलाधार तो भारत में हो जाएगा। धौलागिरी मिला। अन्नपूर्णा और धौलागिरी, अन्नपूर्णा और धौलागिरी मिल गया। अन्नपूर्णा और धौलागिरी, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। उसके आगे देखेंगे गौरी शंकर, मिला है गौरी शंकर। अरे छोटा सा एरिया खाली पहाड़े होगा, देखिए ना त्रिभुज बना बना लिखा होगा गौरी शंकर, लिखा है गौरी शंकर। गौरी शंकर के पास देखिए मंसालू लिखा है, मंसालू। गौरी शंकर के पास मंसालू लिखा है। हाँ, माउंट एवरेस्ट के पास लिखा होगा, नहीं लिखा है। देखें चलो बउआ मेरी ओर ध्यान से देखिए, कहां बताते हैं हम आपको, कहां कहां कौन कौन सा लिखा होगा। देखो बउआ, सबसे पहले आपको नेपाल लिखा है। नेपाल का दूसरा अक्षर पढ़िए, नेपा। जो पा लिखा है, पा
पा के ऊपर पढ़िए, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, ये तीनों लाइन से लिख दिए सब, तीनों लाइन से हो गया। ये मेन है, ये तीन यहाँ नक्शा में दिख गया सब ना, यहाँ तीन पहाड़, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मनसालू, और इस साइड में माउंट एवरेस्ट, मैकालू और कंचन। हालांकि आपको जब फाउंडेशन पढ़ा रहे थे तो पूरा A to Z चीजों के बारे में बताए थे। तो ये जगह हो गया आपको, नेपाल में पहाड़ी एरिया ज्यादा है। नीचे में क्या नेपाल में पहाड़ है? नेपाल के निचले भाग में पहाड़ नहीं है। नेपाल में अभी किसकी सरकार है? KP शर्मा ओली की। अब नेपाल के लोग कुछ विवाद हो गया है भारत से उत्तराखंड को लेकर। किसको लेकर? उत्तराखंड को लेकर। देखो भैया कैसे नेपाल के लोगों का कहना है कुछ और यहाँ के लोगों का कहना है कुछ। नेपाल में यहाँ महाकाली नदी है। क्या है? महाकाली। महाकाली नदी की दो शाखाएं हैं, एक भारत की ओर से है, एक नेपाल की ओर से। तो महाकाली की कितनी शाखाएं? 2। अब भारत कहता है कि हम इस वाली शाखा को मुख्य शाखा मानते हैं, क्योंकि सिगोली की संधि के तहत भारत और नेपाल का जो बॉर्डर था वो महाकाली नदी को बताया गया था। तो अगर हम भारत के हिसाब से मानेंगे तो ये महाकाली की सीमा है, तो ये पूरा एरिया हमारा है, ठीक है। लेकिन नेपाल कहता नहीं भैया, मुख्य सीमा ये वाली नदी है, मुख्य सीमा ये वाली नदी है। तो मेन विवाद जो आ जाता है, ये बीच में जो छोटा सा एरिया पड़ जा रहा है ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? काला पानी, लिम्पियाधुरा। काला पानी और लिम्पियाधुरा। नेपाल कह रहा है कि हमारे हिसाब से महाकाली नदी का उद्गम यहां से होता है, इसलिए लिम्पियाधुरा और काला पानी मेरा है। और भारत कह रहा है कि भैया काला पानी की शुरुआत, ये महाकाली का शुरुआत इधर से हो रहा है, इसलिए लिम्पियाधुरा और काला पानी मेरा है। अब ये बॉर्डर तो बनाती है सुगौली की संधि के तहत ये महाकाली नदी, लेकिन उद्गम को लेकर क्या है? विवाद है। हालांकि भारत सरकार भी इस चीज को सुलझाने के लिए रेडी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। यहाँ पे भारत सरकार का ऑफर था कि भैया ना तुम वहां रहने जाते हो ना हम रहने जाते हैं, हमारा भी अच्छा तुमसे रिलेशन है, तुम्हारा भी। तुम्हारे लोग यहाँ आते हैं, भारत में आधा चाउमीन नेपाली के लोग बनाते हैं। चाउमीन और मोमो भारत के ज्यादातर लोग कौन बनाते हैं? नेपाल में। बहुत मस्त बनाता है, कढ़ाई में आग लगा देता है ऐसे मारेगा, पूरा अंधेरा कर देगा आग लगा के। तो हम लोग ने क्या कभी उन नेपाल वालों को मना किया कि तुम नेपाल का है, तुम काय चाउमीन बनाना? तनी चाइना वाला आके मोमो बनाए, सब मोमो के साथ उस सबको भी खा जाएगा आदमी, नहीं खा जाएगा? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। लेकिन नेपाल वालों को हम लोग इज्जत से रखते हैं। बिहार में आज भी ठंडी शुरू होने से पहले नेपाली कंबल लेके पहुंच जाते हैं, छोटा छोटा होता है, लोग ऐसे लेके पहुंच जाते आते हैं कि नहीं? इज्जत से हम लोग उन लोग से खरीद लेते हैं। तो भारत सरकार ने भी कहा कि भैया हम दोनों मिलजुल के रहते हैं, इस एरिया को लैंड ऑफ पीस कर देते हैं। आपको भी जरूरत है आप भी आ जाइए, हमको भी जरूरत है हम भी आ जाते हैं। एक्चुअली भारत को जरूरत इसलिए है कि यहाँ से चाइना पर हमला करना ईजी है। तो नेपाल का भूत चढ़ल था KP शर्मा ओली को अपनी राजनीति के लिए। राजनीति एक इतना खराब चीज है ना कि जब कभी राजनीति में हारने लगिए तो 2 चीज का सहारा लीजिए, आप राजनीति में जीत जाएंगे। राष्ट्रीय मुद्दा बना दीजिए, किसी उल्टा सीधा मुद्दा को पकड़ के राष्ट्रीय मुद्दा से जोड़ दीजिए, और एक धार्मिक मुद्दा बना दीजिए। ये 2 ऐसा चीज है जो आपसे तर्क करने की क्षमता छीन लेता है। जैसे मान के चलिए भारत ने, अब सपोज कीजिए कोई प्रधानमंत्री यहां से चीन में हमला कर दे और 2 सैनिक मरे सब चीन के। अगर हम लोग ये कहने लगे कि नहीं हमने 2000 मारा है, और अगर किसी ने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि नहीं 2000 कैसे मारा है, तो जो क्रॉस क्वेश्चन करेगा ना लोगों करे कहेंगे रे चोट्टा कहीं का, तोरा कौन सी दिक्कत है, मारा ही होगा भारत ने 2000 को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो राजनीति में जब भी हारिएगा 2 चीज का सहारा, धर्म और राष्ट्रवाद, ये 2 चीज का सहारा। यही कौन कर रहे हैं? KP शर्मा ओली। भारत से कह रहे हैं कि नेपाल के लोगों से कह रहे हैं कि हम इसे वापस लाएंगे। और जब हाल है यार, वापस लाओगे, जीत तो जाओगे चुनाव, सब चाउमीन वाले वापस चल जाएंगे। क्या देश में विवाद होगा तो तुम्हारी को देखो देश प्यार, हम लोग को नहीं प्यारा है? भारत ने ऐसा कोई युद्ध नहीं जीता जिसमें नेपाली भाइयों ने अपना खून न बहाया हो। गोरखा रेजिमेंट में, कारगिल की लड़ाई में जैसे पाकिस्तान को पता था कि गोरखा और नागा रेजिमेंट आ रही है, आधा तो वही जब 1900 का टेंशन में डूब गया, सब सोच रहा है दोनों आ रहा है सब। भारत में को नागा रेजिमेंट वाले हैं सब, उन सबको भूख लगेगा, सप्लाई खत्म होगा तो पाकिस्तानियों को पकड़ के खा जाएगा। चल इधर आओ, हम लोग कुछ खा जाते हैं, इधर आओ, यहाँ पे अब्दुल भाई इधर आइए अब्दुल भाई को खा जाएगा तुम ये हाँ अब्दुल चचा को, सबको खा जाता है। बहुत खतरनाक रेजिमेंट है हम लोग का नागा रेजिमेंट। तो ये नेपाल वाला चीज समझ में आ गया। नेपाल में कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, टूरिस्ट प्लेस यहाँ ज्यादा है। वैसे ही इधर देखेंगे भूटान, नेपाल के इस साइड में देखिए भूटान, आपके नक्शा में भी बना होगा भूटान।
भूटान भारत से कितनी ओर से गिरा है? 3 ओर से। कितने ओर से गिरा है? 3 ओर से भारत से गिर गया। नेपाल भी कितनी ओर से गिरा? 3 ओर से। भूटान तो और भी पीछे है। भूटान के लोगों का कहना है कि हम लोग दूसरी दुनिया से मिलना ही नहीं चाहते, जबकि रियल में आप कभी भूटान देखेंगे ना, रियल में बहुत शांत देश है। दुनिया में पहली बार सारे लोग जीडीपी की तुलना कर रहे थे, जीडीपी ज्यादा होनी चाहिए, जीडीपी ज्यादा होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होने चाहिए। पहला देश था भूटान जिसने कहा कि खुशहाली का जीडीपी गिनिए, कौन कितना खुशहाल देश है। और हम लोग खुशहाली में ना पीछे से 10वां नंबर पे, पीछे से। हाँ, मतलब दुनिया में 10 देश है जो जिनसे जो हमसे दुखी है सब, बाकी सब खुश है सब। तो 139 के 139 पे चले गए। तो हम लोग क्या है भैया, 139वें नंबर पे चल गए लोग खुशहाली के मैटर। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये रियल आंकड़ा है, ये लोगों से पूछा जाता है आप कैसे कह सकते हैं कि खुशहाल है? अगर हमारा पड़ोसी टाइम पे साथ दे दिया तो हम खुशहाल हैं। अब बताओ, जब ये संस्था आई होगी भारत में सवाल पूछने, क्या आपका पड़ोसी आपको इमरजेंसी में साथ देगा? तो लोग पहले हाँ ना कहेंगे, पहले गरिया होंगे, वो चट्टा हमारा साथ देगा वो। तो ये ऐसा नहीं कि 100% सही है, बट फिर भी हम लोग खुशहाली के इंडेक्स में बहुत ही पीछे हैं। सबसे पहले किसने चालू किया था? भूटान। भूटान कहता है कि भैया हमें इंडस्ट्री वगैरह नहीं चाहिए, हमें जितना है हम उतना में खुश हैं। यहाँ के लोग बौद्ध धर्म की अधिकता है, बहुत शांति प्रिय देश है, ये दुनिया से कटा हुआ एक तरह से रहता है। चाइना ने सोचा कि इसको निगल जाए, चाइना सोचा क्या करे, निगल जाए। तो यहाँ के राजा जिम्ने शेखर यांगचू, अभी इन्होंने भारत से कहा भैया बचा लीजिए हमको। भारत ने कहा ठीक है हम बचा लेंगे। कहा कि आप हमारी सेना का मैटर आप देख लीजिएगा, विदेश मंत्रालय आप देख लीजिएगा, बाकी हम चीज खुद देखेंगे। भारत आज भी वहां का विदेश मंत्रालय कौन देखता है? भारत। सलाह वो यहीं से लेते हैं। सेना कौन देखता है? भारत। क्योंकि भारत को भी तो फायदा है, दूसरे के खेत में जाके लड़ाई करेंगे, जीत गए तो युद्ध में विजेता हम, हारे तो दूसर का खेत गया। नहीं समझे? और भूटान के लिए भी फायदा है, अगर भारत छोड़ दे, अगर क्या कर दे, भारत छोड़ दे, तो कब का वो निकल जाएगा, उसको छोड़ देगा वहां पे, सब शांति प्रिय निकाल देगा वहां पर। कब्जा कर, चाइना क्या करता है, पहले कब्जा करेगा यहाँ पर भूटान में, और कोई यहाँ आवाजें नहीं उठा सकता। यहाँ के लोगों को 5 आदमी का परिवार है ना, एगो को भेज देगा तिब्बत, एगो को भेजेगा सिंजियांग, एगो को भेजेगा हान चाइना, एगो को भेज देगा कहीं और मंगोलिया में, जा यहाँ पे। अब वो बेचारा जिंदगी भर अपने परिवार को खोजने में लगा देगा, और जो मेन चाइना के लोग हैं उनको ले आके भर देगा यहाँ पे। कह देगा कि यहाँ के लोगों में तो कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग खुशहाल है यहाँ पे। तिब्बत में तो यही किया उसने, मार इधर उधर भगा दिया तिब्बत के लोगों को उसने। तो ये भूटान का भारत साथ देता है तो गलत नहीं करता है, दोनों को फायदा होता है। और रियल में भैया केवल आपको फायदा होगा तो क्या भारत तो इतना फुर्सत धैल है कि हम दुनिया को बचाते फिरेंगे। और अब चाइना ने देखा कि भाई साहब यहाँ पे तो भारत बड़ी आगे बढ़ रहा है, तो भारत को नब्ज तोलने के लिए 2017 में उसने यहाँ चाइना का यहाँ पर एक जगह है डोकालाम, क्या है डोकालाम, डोकालाम में वो घुस गया, कहा कि यहाँ हम सड़क बनाएंगे। तो भूटान भारत के पास किया कि वो सड़क बना रहा है यहाँ पर, उसको लगा कि सोच रहा है यहाँ भारत चुपचाप रहेगा। अजब हाल है भैया। देखिए कुछ भी हो, मोदी जी रोजगार के मामले में भले ढीला पड़ गए हो, लेकिन बॉर्डर के मामले में भैया जबरदस्त आदमी है, ये बात हम भी बहुत मानते हैं। यहाँ पर एक नंबर है, बॉर्डर नीति में हम कोई दो राय नहीं है। थोड़ा रोजगार के मुद्दा पे आंख मूंद लेते हैं, हमको क्या दिक्कत है यहाँ, ये गड़बड़ है। लेकिन बॉर्डर वाले में कोई समझौता नहीं, तुरंत ही यहां से भारत सरकार ने भी सेना लगा दिया। तो चाइना कहता है कि ते काहे चिल्ला रहा है रे, डोकालाम तोरा है? तो भारतीय सेना कहे कि नहीं हमारा नहीं है तो तोरा है, भाग यहां से, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। रीजन समझिए क्या, अगर डोकालाम चाइना का हो जाता ना तो इस रीजन में सबसे ऊंचा डोकालाम है, यहां से सीधे भारत की इस चिकन नेक पर नजर रख लेता। अगर ये रास्ता कट गया तो भारत का इस एरिया में कनेक्टिविटी खत्म, कनेक्टिविटी खत्म। तो भारत के लिए भूटान एक तरह से और भी ज्यादा जरूरी है। समझ आ रहा है कि नहीं? अगर किसी को कोई दिक्कत है आगे बढ़े। तो डोकालाम किसका है? भारत का नहीं यार, भूटान का। भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? भारत। उसके विदेश मंत्रालय का भारत। अगर कोई विदेशी देश उस पर हमला करने या कुछ करता है तो बचाएगा कौन? भारत बचाएगा। और भारत की सेना यहां तक पूरा अंदर तक रहती है। अब भूटान के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे, एकदम शांत प्रिय। वैसे भी भैया बौद्ध धर्म वाले बहुत शांत वाले होते हैं, उनका धार्मिक सिद्धांत ही है शांति। बाकी किसी धर्म में शांति के तो चर्चे नहीं किए। जैसे रहो वहां पे,
शांति वगैरह की बात। इसकी राजधानी है, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी मिल गया। देखो थिम्पू कहां, उसी में देखिए बीच में क्या मिलेगा, थिम्पू मिला। थिम्पू, अब सोचिए थिम्पू कितना मतलब पुराने जमाना का है कि 2012 में यहाँ पहला सिनेमा घर खोला गया। 2012 में, उस समय हम लोग कितना आगे निकल गए। ये पूरी तरह से नेचुरल रहना चाहता है। यहाँ एक पहाड़ है, पढ़िए काला पर्वत लिखा होगा, मिल गया काला पर्वत। भूटान में कौन सा पर्वत? काला पर्वत, मिल गया काला पर्वत। भूटान में कौन पर्वत है भैया? काला पर्वत। मिला कि नहीं मिला? भूटान में पहाड़ है या नहीं है? भूटान में पहाड़ है, अरे बकलोलवा तोरा इतनी चुकी, भूटान में काला पर्वत नहीं मिल रहा है, कहा खोजेगा रे तुम लोग? हाँ, जब रूस पढ़ाएंगे तो भुला जाएगा रूस में अपने। इतना छोटा भूटान में काला पर्वत नहीं मिल रहा, मिल गया काला पर्वत। यहाँ भूटान में पहाड़ ज्यादा है सब, पहाड़ ज्यादा होने की वजह से बादल वगैरह से ये हमेशा पहाड़ टकराते रहते हैं, धड़ाम धड़ाम टकराते रहते हैं, इसलिए इसे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहते हैं, तड़ित झंझावात का शहर। और यहाँ से जो नदियां निकलती हैं उन नदियों में रफ्तार बहुत तेज होता है। तो भारत सरकार ने भूटान से कहा कि देखो भैया, तुम्हारे पास न पैसा है न टेक्नोलॉजी है, हम एक काम करते हैं, इन नदियों पे हम बांध बना देते हैं। इन नदियों पे क्या करते हैं? बांध बना देते हैं। इस बांध से बिजली बनेगी, जितना तुमको बिजली की जरूरत होगी तुम अपना फ्री में ले लेना, बची हुई बिजली को तुम भारत को बेच देना, न कि हम फ्री में लेंगे। यही वजह है कि भारतीय संस्कृति को हमेशा श्रेष्ठ रखा जाता है कि हम लोग छोटे से छोटे देश को कभी सता के कचल के आगे बढ़ना सीखे ही नहीं। यह हम हिंदुस्तानियों की खराबी है कि हमारे डीएनए में क्रोमोजोम के साथ साथ इंसानियत भी पाया जाता है, बाकी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। वरना खुद बता भाई, टेक्नोलॉजी हमारी, सीमेंट मसाला सभी चीज हमारा, इंजीनियर हमारा, पैसा हमारा, तुमको फ्री में बिजली चाहते तो चाइना की तरह हम फ्री में ले ही सकते, लेकिन हम लोग उसे क्या करते हैं? खरीदते हैं। और ऐसी बिजली घर में यहाँ 3 सबसे प्रमुख परियोजना है, ताला परियोजना, दोगाछू परियोजना और चूखा परियोजना। ताला, चूखा और दोगाछू परियोजना। तो ये परियोजना में अक्सर क्वेश्चन पूछता है ताला परियोजना कहाँ है, तो लड़का मार देता है अलीगढ़, उसको लगता है ताला उद्योग पूछ रहा है। अरे भैया, ताला उद्योग कहेगा तो अलीगढ़, लेकिन ताला परियोजना कहेगा तो भूटान। ताला परियोजना क्या है? बिजली घर है। क्या है भैया? बिजली घर। किसी को कोई दिक्कत है ताला में? किसी को कोई दिक्कत नहीं। भूटान का शहर देखिए थिम्पू, थिम्पू के पहला अक्षर के आगे पारो, मिल गया पारो। अरे देवदास वाला पारो नहीं, देवदास मूवी कैसा है जी? बढ़िया है, बहुत बड़ा मूवी है, देखने को टाइम ही नहीं मिल पाता। सुनते हैं बहुत बहुत फेमस मूवी है, खैर छोड़ो। ये पारो वहां की सांस्कृतिक राजधानी है। जैसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? काशी, बनारस। भारत की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? बनारस। आज भी सबसे ज्यादा वैल्यू कहां के पंडित जी को मिलता है? हाँ, बनारस के पंडित जी को मिलता है। काशी वही बनारस का, वहां पंडित नहीं पंडा बोला जाता है, वहां के लोग बहुत विद्वान होते हैं। वैसे ही इसकी सांस्कृतिक राजधानी क्या है? पारो। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? भूटान को। भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी, भूटान में किस धर्म की अधिकता? भूटान की राजधानी, भूटान की नदियों में रफ्तार तेज या धीमा? यहाँ सबसे प्रमुख बिजली परियोजना ताला, दूसरा चूखा, और दूसरा दोगाछू। दोगाछू एक्चुअली ये भूटानी नाम है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग को उटपटांग लग रहा होगा। अब मान के चलिए किसी को अब अंग्रेज को जाके बोलेंगे ना विक्रमादित्य द्वितीय, ऊपर बोले नहीं जाएंगे व्हाट इज दिस विक्रमादित्य, व्हाई नो। देखते हैं अजीब बोलता है। ओ माय गॉड, सब सीबीएसई वाला रहता है वहां। चूखा और दोगाछू परियोजना, चूखा और दोगाछू परियोजना सबसे फेमस। पूछेगा कौन एग्जाम में? ताला। हालांकि तीनों पूछता है, ऐसा नहीं है, अलग अलग करके तीनों पूछ देता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। चलिए सूचना सुनिए, आप लोग का इवनिंग बैच कल से नहीं होगा, कल केवल मॉर्निंग शिफ्ट का बैच होगा, इवनिंग नहीं होगा। आपका अगला क्लास मंडे को होगा अप्रैल में। कितने तारीख पड़ रहा है? 5 अप्रैल पड़ रहा है, मंडे 5 अप्रैल पड़ रहा है ना। अगला क्लास। आप सब लोग को हैप्पी होली। पीछे वाले बॉय लोग रुक जाएंगे, गर्ल्स